जय हिंद। मैं ब्रिगेडियर हेमंत महाजन आपका स्वागत करता हूं और आज हम जिस विषय के ऊपर बोलने वाले हैं वो है जो हमारा देश का डिफेंस बजट है, जो 2 दिन पहले अनाउंस हुआ था। इसका हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि 1 तारीख को देश के फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन इन्होंने इन्होंने देश का बजट ये सबके सामने रखा। लेकिन बात ये हुई कि उनका जो स्पीच था पूरा, ये एक पॉलिसी मेकिंग स्पीच था कि हमारी देश की जो पॉलिसी है वो किस प्रकार से होंगी, जो महत्व के प्रिंसिपल्स है, इसके ऊपर देश कैसे आगे बढ़ेगा, यानी कि आत्मनिर्भरता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है वगैरह। तो ये पूरा स्पीच इस विषय के ऊपर था। लेकिन जो फिगर्स होती है, जो आंकड़ेवारी होती है, वो इस समय दी नहीं गई। 2 घंटे का जो स्पीच हुआ, मैंने उसमें सुना, इसमें किसी भी डिपार्टमेंट के लिए कितना पैसा अलॉट किया है, इसका मेंशन नहीं हुआ। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए कितना पैसा मिला, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए कितना मिला, मिनिस्ट्री ऑफ लेट्स से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उनके लिए कितना मिला। अलग-अलग मिनिस्ट्रीज होती है जिनको सब अलॉटमेंट होती है। किसी के उसके बारे में जिक्र नहीं की। सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ तत्व बताए गए, जिस तरीके से देश काम करने वाला है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ये ठीक होगी। और तुरंत एक हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर और मीडिया के अंदर एक बड़ी गलत चीज चलती है, वो है इंस्टेंट एनालिसिस। कि एक सेंटेंस फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला और तुरंत उसको एनालाइज किया जाता है, और दुर्दैव ये होता है कि इस विषय की पूरी जानकारी आपके पास नहीं होती। इसीलिए जब मैंने बोला कि डिफेंस बजट की विश्लेषण मैं कब करूंगा, 2 दिन के बाद, जब पूरी जो फिगर्स है वो हमारे पास आ जाएगी। और उसके बाद मैं अलग अलग टीवी चैनल्स पे डिबेट देख रहा था। तो लोगों ने कुछ सो कॉल्ड जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कमेंट करना शुरू किया कि इसमें मिडिल क्लास के लिए क्या था, इसमें माइनॉरिटीज के लिए क्या था, इसके अंदर ये जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए क्या था, इसके अंदर जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनके लिए क्या था, इसमें स्मॉल स्केल सेक्टर है, इसमें क्या था, जो पेट्रोल का जो आपने सेस बढ़ाया है वो क्यों बढ़ाया है। एक चीज सभी को पता होना चाहिए इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स, कि जो बजट होता है, देश के पास जो उत्पन्न है, जो देश की इनकम है, ये किस प्रकार से खर्चा किया जाए, इसका एक ये स्टेटमेंट होता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो ही आप उसे खर्चा कर सकते हैं। अगर हर एक क्लास चाहेगा कि मेरे लिए इस बजट में क्या है, देश के अर्थ मंत्री के पास या देश की अर्थव्यवस्था में ये क्षमता नहीं है कि हर एक को जो चाहिए वो उसको मिलेगा। सवाल ये उठता है कि देश को पूछने से पहले कि मिडिल क्लास को क्या मिला, फार्मिंग को क्या मिला, ये पूछो हमने देश के लिए कितना टैक्स पे किया है। आज दुर्दैव की बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था का साइज बढ़ रहा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था के साइज के ऊपर देश का बजट निर्भर नहीं होता। जो मैं बोल रहा हूं, इसे जरा ठीक तरह से सुनिए। देश का बजट होता है जो इनकम उनके पास फिजिकली होता है। अगर और देश के पास फिजिकली इनकम कहाँ से आता है, जो अलग अलग प्रकार के टैक्सेस जो देश के लोग भरते हैं, इससे आता है। कुछ डायरेक्ट टैक्सेस है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगर देश के टैक्सेस नहीं बढ़ते, देश का इनकम नहीं बढ़ता, तो देश काफी कुछ चीजें चाहेगा लेकिन वो कर नहीं सकता। और हमारे देश में बहुत सारे लोगों की एक दिल में कल्पना तैयार हो गई है कि जो देश है उसके पास वो कुबेर के मुताबिक है, उसके पास फाइनेंसिस की कोई कमी नहीं है। वो एक जैसे मंदिर में जाते हैं, प्रसाद बांटा जाता है सबको, इस प्रकार से सबको प्रसाद बांट सकता है, सबको सब कुछ दे सकता है। जो करने की देश की अर्थव्यवस्था की क्षमता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक सेंटेंस फिर से रिपीट करना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो देश की जीडीपी है, जिस स्पीड से बढ़ रही है,
इस स्पीड से हमारी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ रही है। और पिछला जो साल था ये चाइनीज महामारी का साल था, जब चाइना ने हमारे देश के ऊपर एक बायोलॉजिकल महायुद्ध शुरू किया था। तो हमारी जो इकोनॉमी है ये बढ़ने के बदले देश के इतिहास में पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई -8%। जब देश की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो देश का जो टैक्सेशन है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑब्वियसली देश जो अलग अलग लोगों को दे सकता है उसमें भी कमी आती है। और अगर आपको याद होगा कि अप्रैल के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि हर एक डिपार्टमेंट उनको जितना पैसा मिला है उसमें 20% कम होना चाहिए, क्योंकि कोरोना से हमारी अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद, इतनी कठिनाइयों के बावजूद, जो डिफेंस बजट है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है, जिससे जो आज के हमारे सामने चैलेंजेस है चाइना और पाकिस्तान से, उसे हम उसे हम फेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर तो मैं डिटेल में बात करूंगा ही, लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारे लोगों को काफ़ी लोगों को ये हुआ है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलना चाहिए, हमें पानी फ्री मिलना चाहिए, पेट्रोल के ऊपर रेट नहीं बढ़ना चाहिए। अगर पेट्रोल के ऊपर रेट नहीं बढ़ेगा तो और कहाँ बढ़ेगा? डायरेक्ट टैक्सेस तो लोग पे करने के लिए तैयार नहीं है। माना जाता है कि पूना जैसे शहर के अंदर तकरीबन 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने इनकम टैक्स पे करना चाहिए, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है, डॉक्टर्स है, प्लीडर्स है, छोटे बिजनेसमैन है, स्मॉल सेक्टर वाले हैं। लेकिन आज की आंकड़ेवारी के मुताबिक सिर्फ 6 या 7 लाख लोग ही पूना में टैक्सेस भरते हैं, यानी कि 28 लाख नहीं भरते हैं। जिन्होंने भरना चाहिए, जिनके पास ये क्षमता है कि जो भर सकते हैं, लेकिन वो भरते नहीं है, कारण अलग-अलग है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था के अंदर का जो इनकम है, वो ही हम खर्चा कर सकते हैं। इनकम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ने जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ का इस्तेमाल किया और देश की जो बजट है, खास तो डिफेंस बजट, उसमें 7% की बढ़ोतरी दी। इस समय जो डिफेंस मिनिस्टर को पैसा मिला है, आप बाद में, मैंने एक मेरा आर्टिकल इसी वॉल के ऊपर पेस्ट किया है, उसे आप पढ़ सकते हैं। 4.78 लाख करोड़ से डिफेंस बजट के लिए मिला हुआ है, कि जो लास्ट ईयर की तुलना में 7.4% से ज़्यादा है। जब आप बजट की बात करते हो, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है कैपिटल बजट, जो देश के नए शस्त्र खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा होता है रेवेन्यू बजट। ये खर्चा किया जाता है जो रोज का खर्चा होता है, यानी कि सैनिकों का पे है, सैनिकों का पेंशन है, जो वेपन्स है उसकी मरम्मत है, उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है, बंकर्स बनाने हैं, फायरिंग करनी है पाकिस्तान के ऊपर। एक तोप का गोला फायर करे तो उसकी कीमत हजारों में होती है, और अगर आपने 100 गोले एलओसी के पार में फायर किए तो उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है। अगर हमारा एक प्लेन शूट हो जाता है तो 650 करोड़ का आपका नुकसान हो जाता है। यानी कि जो आधुनिक इक्विपमेंट होती है, इसे फायर करना काफी महंगा होता है, और रोज ही हमारे एलओसी के ऊपर फायरिंग चल रही है। अगर आज देखें कि देश के सामने जो सुरक्षा की आह्वानें हैं, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बोलूंगा। आज भारतीय सेना, इंडियन आर्मी इज फाइटिंग ऑन 3 फ्रंट्स। एक तो चाइना के साथ लड़ाई चल रही है, लद्दाख के ऊपर, सिक्किम के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। आपको पता है लद्दाख में क्या हुआ था? आपको पिछले हफ्ते की बात है, नाकुला में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच में मुठभेड़ हुई, जहाँ पे हमारे सैनिकों ने उनकी पिटाई की और 20 चाइनीज सोल्जर्स को इंजर्ड हो गए, और हमारे 4 या 5 सोल्जर्स इंजर्ड हो गए। इतना ही नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोंगजू में चाइना ने एक नया विलेज बसाया है, तो वहां पे भी हमारे फौज को कार्रवाई करनी पड़ी, और आज चाइना 500-600 नए विलेजेस बॉर्डर के ऊपर बसा रहा है। इसलिए पूरी बॉर्डर को गार्ड करना इम्पोर्टेंट है। जब तक सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के एलओसी के ऊपर तो रोज ही फायर होता है। कल की ही बात है, हमारा एक सोल्जर महाराष्ट्र का जिसका डेथ हो गया, उसकी बॉडी लाई गई, और
हर साल मैं रिपीट करता हूँ 4,500 से ज़्यादा सोल्जर्स का डेथ होता है भारत और चीन की सीमा को रक्षा करते हुए, जो कि एक काफ़ी बड़ा कैजुअल्टी रेट है। इतना ही नहीं, तो ये सेकंड फ्रंट तो पाकिस्तान के सामने है, इसके बारे में मीडिया पे कवरेज अच्छा हो जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो थर्ड फ्रंट है, वो है देश के अंदर, जहाँ पे नक्सलवादी क्या करते हैं आपको पता है, वो हज़ारों करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी बर्बाद करते हैं। इतना ही नहीं, तो दहशतवादी अब क्या करते हैं, कल की ही बात है कि जब इज़राइली एम्बेसी और जहाँ पे हमारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हो रहा था, उसके पास एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। खैर उसमें नुकसान कुछ नहीं हुआ, 5-6 गाड़ी ही बर्बाद हो गई, लेकिन जान-मान की हानि नहीं हुई। और इसके सिवाय देश के अंदर अलग-अलग प्रकार के आंदोलन होते हैं। आंदोलन करने का तो अधिकार है, इसके बारे में मैंने पहले ही बात की हुई है। अभी जो एजिटेशन जिसमें दिल्ली को ब्लॉक करके रखा है 3-4 रोड्स के ऊपर, इससे दिल्ली की जो लॉसेस है, इकोनॉमिक लॉसेस है, वो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ पर डे की है। यानी कि जो नुकसान वहाँ पे हो रहा है, इतना नुकसान चाइना और पाकिस्तान ने हमारे पिछले 70 साल में नहीं किया है। अगर आप इसमें ज़्यादा डिटेल में सुनना चाहते हो, तो आप गूगल में शब्द डालिए लॉसेस ड्यू टू एजिटेशन इन दिल्ली, आपको इकोनॉमिक टाइम्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, उनके आर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें उनकी कॉस्टिंग मिलेगी या फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो इंडियन एक्सप्रेस का आर्थिक न्यूज़पेपर है, इसमें ये फिगर्स मिलेगी। आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हमारा कितना नुकसान होता है। तो अगर ये थ्री फ्रंट वॉर अगर हम लड़ रहे हैं, तो हमें डिफेंस बजट बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारा जो रेवेन्यू बजट है, वो अनफॉर्च्यूनेटली काफ़ी बड़ा है। कारण क्या है कि हमारा लद्दाख के अंदर जहाँ पे 15,000 सेना तैनात थी, वहाँ पे अभी 60,000 सेना तैनात है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर्स तैनात हुए हैं, वहाँ पे टैंक्स तैनात हुए हैं, वहाँ पे एपीसी यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स तैनात हुए हैं, वहाँ पे एयरक्राफ्ट तैनात हुए हैं। और जब आप कोई हाई एल्टीट्यूड के अंदर अपना वेपन तैनात करते हो, तो उसका लाइफ कम हो जाता है और वहाँ पे जो सोल्जर्स जाते हैं, उनके लिए हैबिटेट बनाना पड़ता है, उनको गर्म कपड़े देने पड़ते हैं, उनको एक्स्ट्रा एम्यूनिशन, एक्स्ट्रा फ्यूल ये देना पड़ता है। यानी कि लद्दाख सीमा के ऊपर हमारी कॉस्ट ये 4 टाइम्स बढ़ गई। इतना ही नहीं, तो चाइना ने जो नीचे वाला एरिया है सिक्किम का, उसको भी एक्टिवेट किया है, तो वहाँ पर भी हमारी फ़ौज ये काफ़ी बढ़ी हुई है। लोंगजू में कल-परसों क्या हुआ, इसके बारे में मैंने बात की थी। तो यानी कि एलओसी के करेक्शन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर है, वहाँ पे 3 गुना ज़्यादा सेना बढ़ी है, जिससे हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। इसके सिवाय जब ये गड़बड़ हो गई, 5 मई को चाइना ने अतिक्रमण किया, गलवान की लड़ाई हो गई, तब ये पता लगा कि हमें कुछ इमरजेंसी शस्त्र चाहिए। एयर फोर्स के लिए विमानें, आपको पता है कि एयर फोर्स के जो पहले वाले चीफ थे, जिन्होंने बालाकोट स्ट्राइक का नेतृत्व किया था, उन्होंने बोला था कि मेरे पास 44 स्क्वाड्रन्स होने चाहिए, लेकिन मेरे पास 30 ही है। 30 स्क्वाड्रन जो है, इसमें 18 विमान एक में होने चाहिए, वहाँ पे 9 या 10 विमान भी नहीं है। हमारे पास मिग विमानों की कमी है, हमारे पास सुखोई विमानों की कमी है, तो अचानक एक 40-45 इस प्रकार की विमानों की इमरजेंसी परचेस करने का फैसला किया गया। इसके सिवाय तोपखाने के लिए, इसके सिवाय सर्विलेंस इक्विपमेंट के लिए, इसके सिवाय ड्रोन्स के लिए, तो इमरजेंसी पे परचेसेस हो गई। इसकी कीमत तकरीबन 20,000 करोड़ थी। 20,000 करोड़, 20,000 थाउज़ेंड करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो इस जिससे हमारा रेवेन्यू बजट बढ़ा है। तो रेवेन्यू बजट जब बढ़ जाता है, तो होता क्या है, कैपिटल बजट ये कम होता है। लेकिन यहीं पे हमने हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे देश के जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इनको प्रेज़ करना चाहिए। उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव तरीके से हमारी कैपिटल बजट बढ़ाई है। कैपिटल बजट बजट बढ़ाना इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि इससे आप नए शस्त्र खरीदते हैं। अगर आप हमारे शस्त्र का इतिहास चेक करें, तो आपको याद है कि 5 साल पहले जो आर्मी के जो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, इन्होंने
डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे 78% इक्विपमेंट ये पुरानी है। रिपीट करता हूँ, 78% इक्विपमेंट ये पुरानी है। नई क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि पैसे नहीं है। एयर चीफ ने क्या कहा था? मैंने पहले ही बोला था। नेवल चीफ का भी कहना कुछ ऐसे ही है। तो ये इसलिए कैपिटल बजट बढ़ना ये ज़रूरत है। अगर आप 2014 के पहले के आधुनिकीकरण का इतिहास देखें तो पिछले वो जो 10 साल पहले वाला इतिहास था, इसमें आधुनिकीकरण ये 100% बंद हो गया था, यानी कि कोई भी नया शस्त्र अंदर नहीं आ रहा था। अभी 2014 को सरकार बदली हो गई। ये जो आजकल की जो गवर्नमेंट है, वो सत्ता में आ गई। तो पिछले 5 साल का इतिहास देखें। 5 साल में क्या हुआ? क्या कैपिटल बजट यानी कि मॉडर्नाइजेशन का बजट बढ़ा? तो उसका शॉर्ट आंसर है नहीं। बजट डिफेंस बजट ज़रूर बढ़ा, तकरीबन 30% से बढ़ा, लेकिन आधुनिकीकरण का बजट यानी कि कैपिटल बजट बढ़ा नहीं। उसका मेन कारण था कि पेंशन बढ़ गया है। पेंशन ये काफ़ी बढ़ गया है। वन रैंक वन पेंशन के नीचे मैं जाना नहीं चाहता हूँ। जो 70 साल से जो फौज की जो माँग थी, वो अल्टीमेटली पूरी हो गई, लेकिन उसकी कीमत हमारी पेंशन ये काफ़ी बढ़ी। इसलिए डिफेंस बजट की जो बढ़ोतरी थी, वो पेंशन में चली गई। इसलिए आधुनिकीकरण का जो बजट है, वो बढ़ नहीं सका। इनफैक्ट अब ये जो कैपिटल बजट के भी 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है कि जो शस्त्र आपने पहले खरीदे हैं, इसे 7 या 8 साल में इसकी पेमेंट की जाती है। जैसे कि राफेल है, इसका तुरंत पेमेंट नहीं किया जाता। ये 7 या 8 साल के ऊपर ये पेमेंट स्टैगर की जाती है। तो हमने हमारे जो राफेल का जो पेमेंट है, उसमें हम पीछे पड़े थे। जो तोहफ़े खरीदने का जो पेमेंट है, उसमें हम पीछे पड़े थे। यानी कि जो शस्त्र हमने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इसे भी हम खरीद नहीं पा रहे थे। तो हमारा हालत ये बुरा हुआ था कि जैसे कि आपने कार लोन के लिए आप पेमेंट नहीं कर का पा रहे हैं, तो आपके ऊपर बैंक आपके खिलाफ एक्शन ले सकता है। तो इसी प्रकार का हालत हमारा हो गया था। लेकिन इस साल अभी का जो बजट है, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हमने थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने काफ़ी इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल किया है, जिससे पिछले 15 या 20 साल के अंदर कैपिटल बजट हमारा 19% से बढ़ा है, जो 15 साल की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है, जो एक देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि इससे हमने जो अलग-अलग अनाउंसमेंट्स की थी, हमने बोला था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, हम 84 तेजस खरीदेंगे। हमने बोला था कि एस-400 नाम की एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है, वो खरीदेंगे। हमने बोला था कि ड्रोन्स है, उसे हम खरीदेंगे। हमने बोला था कि राफेल का और विमान ज़्यादा हम बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं, वगैरह-वगैरह, क्योंकि ये ज़रूरत है। तो अभी इस ये ज़रूरत इस साल की जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट है, जो अनाउंसमेंट हुई है, इसके लिए ये सफिशिएंट होगी। अभी ये बजट उन्होंने जो कैपिटल बजट जो 15 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी और पहली बार बढ़ी, ये उन्होंने कैसी बढ़ाई? ये मैजिक उन्होंने कैसे किया? तो इसी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने जो आज के मेरे इसका टाइटल है, उन्होंने कुछ इनोवेटिव मीन्स का इस्तेमाल किया, जिससे हमारा खर्चा कम किया जाए। सबसे बड़ा इनोवेटिव चीज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, पेंशन बजट को कम किया जा रहा है 10,000 करोड़ से इस साल में। ये कैसे कम होगा? क्योंकि जो रिटायरमेंट का एज सोल्जर्स का है, वो 1 से 3 साल से बढ़ाने वाला है, जिससे जिससे 2-3 साल कोई रिटायर नहीं होगा, इसलिए हमारा पेंशन बजट ये कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये एक अच्छा तरीका था। दूसरा, जो सोल्जर्स होते हैं, इनको आपको पता है कि 18 या 19 साल में एक सोल्जर की भर्ती होती है, उसके बाद 17 साल वो नौकरी करता है, यानी कि 18 में 17 ऐड करेंगे, तो 35 साल की उम्र के बाद वो रिटायर हो जाता है और उसके बाद उसे पेंशन मिलना शुरू होता है। अगर 35 के बाद उसको पेंशन मिलेगा, तो ये पेंशन ऑन एन एवरेज एक सोल्जर
70 इयर्स या 75 इयर्स तक जिंदा रहता है। अच्छी बात है, जिंदा ज़्यादा और रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह है कि 35 इयर्स से 75 इयर्स तक ये पेंशन लेते रहते हैं। तो अभी इसके अंदर एक नई चीज़ होने वाली है, वो है लैटरल इंडक्शन। यानी कि जो हमारे सोल्जर्स हैं, सेना ने बहुत बार बोला है कि जब ये रिटायर होते हैं, तो उन्हें कुछ पुलिस में क्यों नहीं भर्ती करते हो, कुछ को सीआरपीएफ में क्यों नहीं डालते हो, कुछ को बीएसएफ में क्यों नहीं डालते हो, कुछ को सीआईएसएफ में क्यों नहीं डालते हो? क्योंकि सोल्जर्स तो 35 इयर्स के बाद रिटायर होता है, लेकिन सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ ये 58 इयर्स के बाद रिटायर होते हैं। तो अगर वो इस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंदर और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर जाएंगे, तो पेंशन बजट ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि या तो वो पे ले सकते हैं या तो वो पेंशन ले सकते हैं। तो ये लैटरल इंडक्शन अभी शुरू होने वाला है। इसके सिवाय आज सेना का जो एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है डिफेंस स्टेट ऑफिसर, या डिफेंस स्टेट के वो इंचार्ज होते हैं। वहां पे कुछ सरप्लस लैंड है। अगर आप कैंटोनमेंट के पास रहते होंगे, तो कुछ जगह आपको नजर आ जाती है जहाँ पे लैंड वो सरप्लस है। और अभी कैंटोनमेंट जो पहले शहर के बाहर थी, वो अभी शहर के अंदर आ गई है। तो इस लैंड का सेल करते हुए वहां से जो प्रॉफिट होता है, क्या वो डिफेंस बजट को भी डाला जा सकता है? बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर सिस्टम जो है उसको बेचने की, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेप, वो है आत्मनिर्भर भारत। यानी कि जो चीजें हम दूसरे देश से खरीदते हैं, उसकी कीमत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल दिया जाए तो राफेल जो हम ले रहे हैं 1500 या 1600 करोड़ का एक है, और जो तेजस है वो तकरीबन 550 650 करोड़ का है। अर्थात तेजस और राफेल की मतलब कंपैरिजन नहीं की जाती, क्योंकि राफेल ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग विमान है। भाई जो तेजस है वो एक जनरेशन नीचे वाला है। लेकिन ये माना जाता है कि अगर हम इक्विपमेंट हमारे देश में बनाना शुरू करें, तो उसकी कीमत कम की जा सकती है। और इसके सिवाय ये इक्विपमेंट हम फ्रेंडली नेशंस को बेचते हैं, तो कीमत और कमी की जा सकती है। एक एग्जाम्पल है कि हमारा ब्रह्मोस नाम का मिसाइल है, वो 7-8 देश वो मिसाइल हमारे से चाहते हैं। हमारी जो राइफल्स है, जो हमारे नेबरिंग देश है वो चाहते हैं, हमारी एम्यूनिशन कुछ देश चाहते हैं। तो इसका अगर हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर ज्यादा वेपन बना के हमारे नेबरहुड में बेचते हैं, तो हमारी वेपन की पर कैपिटा कीमत, पर वेपन कीमत ही कम हो सकती है। तो इसलिए डीपीएसयू यानी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और इसके सिवाय जो इतर है यानी कि प्राइवेट सेक्टर, उसको मिलाते हुए अगर काम किया जाए, तो अर्थात हमारी जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग वेपन्स है वो कम हो सकती है। इतना ही नहीं, तो लॉजिस्टिक्स नाम की चीज है कि जो ऑपरेशनल एरिया में नहीं हो रहा है, वो अगर प्रोफेशनल कंपनीज को दिया जाए। समझ लीजिए कि आजकल बहुत बड़े कंटेनर्स आपको मूवमेंट करते हुए देखते होंगे, तो जितना बड़ा कंटेनर होता है, उतना कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये कम हो जाती है। तो समझ लीजिए, अगर इस प्रकार की जो बहुत ही सुपर एफिशिएंट लॉजिस्टिक कंपनीज है, जो पिछले 70 साल से इस प्रकार की मूवमेंट करती है, तो क्या वो हमारा विंटर स्टॉकिंग कश्मीर में नहीं कर सकते? हमारे लिए सेना को कोयला चाहिए, सेना को फ्यूल चाहिए, सेना को एम्यूनिशन चाहिए, सेना को राशन चाहिए, कोई भी चीज कश्मीर में नहीं होती, वो बाहर से लानी पड़ती है। तो क्या हम ये जो प्राइवेट ट्रकर्स है, उनकी मदद नहीं ले सकते? उस वो लेने से जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो पक्का कम हो सकती है। जहाँ पे विंटर्स काफी बार विंटर्स के अंदर हमें लद्दाख में बाय एयर प्रवास करना पड़ता है, तो क्या वहाँ पे हम प्राइवेट एयरलाइंस की मदद लेते हुए हमारी कीमत कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो खास तो जो लॉजिस्टिक्स नॉन ऑपरेशनल एरिया में होती है, उसे कम करके हम हमारा रेवेन्यू बजट ये कम कर रहे हैं। और इसके सिवाय लास्ट मुद्दा है टूर ऑफ ड्यूटी। आपने सुना होगा कि जनरल नरवणे जी ने 3-4 महीने पहले बोला था
कि हम 3 साल के लिए जो ब्राइट लोग हैं, उनको सेना में लेंगे, जिससे 3 साल के बाद वो फ़ौज छोड़ के चले जाएँगे और जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, यानी कि कोई युवक आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छा है, कोई इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स में अच्छा है, क्योंकि कुछ युवक होते हैं, वो हाइली क्वालिफ़ाइड होते हैं। तो अगर वो 2-3 साल के लिए फ़ौज में आ जाए, साइबर वॉरफेयर के लिए, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के लिए, सैटेलाइट के लिए या इसके लिए, तो उनकी जो सुपीरियर ब्रेन है, इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो टूर ऑफ ड्यूटी एक बहुत अच्छा कदम है, जिसे अभी कुछ दिनों में इसके ऊपर अमल बजावनी होने की शक्यता है। तो ये बहुत ही इनोवेटिव चीज़ें इस्तेमाल की थी। अगर मैं समरी करना चाहूँगा, तो रेवेन्यू बजट को कम करने के लिए और कैपिटल बजट को बढ़ाने के लिए अभी हम लैटरल इंडक्शन करने वाले हैं पुलिस में या और जगह पे, या हम टूर ऑफ ड्यूटी के ऊपर कुछ लोगों को लाने वाले हैं, जिसे पेंशन देना नहीं पड़ेगा। जो सरप्लस लैंड है, उसे बेचने का सवाल उठता है। लॉजिस्टिक्स जो है, वो बड़े-बड़े कंपनीज़ को दिया जा सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट डीपीएसयूज़ के करके प्राइवेट सेक्टर की मदद और ज़्यादा ले सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम शस्त्रों की कीमत कम कर सकते हैं। ये बहुत सारे इनोवेटिव उपाय इस बजट में बताए गए हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उपाय बताना एक बात है, लेकिन उसके ऊपर अमल बजावनी करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बॉडी ठीक हो जाती है, सबको पता है। ज़्यादा अभ्यास करने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये सबको पता है, लेकिन करना पड़ता है। तो इसीलिए ये होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और मैं कुछ और 2-3 मुद्दों के ऊपर बात करके अगले 2-3 मिनट में रुक जाऊँगा, और अगर आपसे कुछ सवाल होंगे, तो इसके ऊपर हम ज़रूर बात कर सकते हैं। तो 1-2 मुद्दे ऐसे हैं, लोग सोचते हैं कि जो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास पैसा आता है, वही डिफेंस के लिए खरीदा जा सकता है। नहीं जी, बिल्कुल गलत है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो बजट है, ये इस साल 11% से बढ़ा है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास सीआरपीएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है। जब ये हमारी अलग-अलग सीमा का रक्षण करते हैं, वहाँ पे संख्या बढ़ती है, तो अर्थात हमारी सिक्योरिटी थोड़ी प्रमाण से बढ़ जाती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का बजट बढ़ता है, तो हमारी गुप्त वार्ता ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अगर एनटीआरओ का बजट बढ़ता है, तो हमारा टेक्निकल इंटेलिजेंस ज़्यादा हो जाता है। अगर इसरो का बजट बढ़ता है, तो उसका फ़ायदा हमारे मिसाइल्स और ज़्यादा अच्छा बनने के लिए होता है। यानी कि ज़रूरत नहीं है कि केवल सेना के कैपिटल बजट में ही पैसा डाला जाए, बिल्कुल नहीं जी। ये साइंस डिपार्टमेंट को भी जो पैसा मिलता है, उसका फ़ायदा कुछ सेना को होता है। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि इस बजट में सबसे ज़्यादा जो पुश है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो हमारे रोड्स है, वो रोड्स हम बड़े तेज़ी से बनाने वाले हैं। पहले पिछले 5 साल के पहले हमारे देश में रोज़ 12 किलोमीटर के नए रोड्स बनते थे। अभी एक जीनियस इस डिपार्टमेंट में है, श्री नितिन गडकरी, वो 40 किलोमीटर का रोड रोज बना रहे हैं। तो इसका मतलब सेना के लिए क्या होता है? आपने सुना होगा कि वेस्ट बंगाल में बहुत ही रोड्स बनने वाले हैं। अभी लोगों ने बोला कि ओह! वो वेस्ट बंगाल तो अभी इलेक्शन के लिए जाने वाला। वेस्ट बंगाल ये बॉर्डर स्टेट है, वहाँ पे अच्छे रोड बनेंगे, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो यहाँ स जो ब ब इस एरिया को गार्ड करती है, जहाँ से हज़ारों बांग्लादेशी रोज़ भारत में घुसते हैं, इसे रोकने में हमें मदद मिलेगी। जो लद्दाख में रोड बन रहे हैं, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंडियन आर्मी को होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे कोई सिविलियन नहीं रहते हैं, तो फ़ायदा आर्मी को होने वाला है। जो रेलवेज़ बढ़ रही है अरुणाचल प्रदेश की तरफ, उसका फ़ायदा भी आर्मी को होगा, क्योंकि रेल ट्रांसपोर्ट इज़ सपोज्ड टू बी मोर एफिशिएंट, मोर कॉस्ट इफेक्टिव दैन द रोड ट्रांसपोर्ट। तो वो फ़ायदा हमें आर्मी को होने वाला है। इतना ही नहीं, तो ब्रह्मपुत्रा के ऊपर ब्रिजेस बन रहे हैं, तो इसका जब सिविलियन ट्रांसपोर्ट जाता है, उसके सिवाय आज आधी आर्मी ब्रह्मपुत्रा के साउथ में है, उसकी मूवमेंट करनी है चाइनीज़ बॉर्डर की तरफ, तो वो फ़ास्ट हो जाती है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, रोड अच्छे हो गए बॉर्डर एरिया में, फ़ायदा आर्मी को है। सैटेलाइट ज़्यादा चले गए ऑर्बिट के अंदर, फ़ायदा आर्मी को है। एनटीआरओ का बजट बढ़ा, उसका फ़ायदा आर्मी को है। तो ये अलग-अलग डिपार्टमेंट को जो बजट बढ़े हैं,
इसका फ़ायदा आर्मी को है। और मैं लास्ट का एक मुद्दा बोल के फिर मैं रुक जाता हूँ और कुछ सवाल होंगे तो सवाल हम लेते हैं। आमतौर पे लोगों के सवाल होते हैं कि इनकम टैक्स क्यों कम नहीं किया? पेट्रोल की कीमत कम क्यों नहीं हुई? मैंने तो आपको उल्टा ही बता दिया कि पेट्रोल की कीमत बढ़नी चाहिए। कोई मुझे पूछे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ऐसा उल्टा एडवाइस मैं क्यों दे रहा हूँ? ये चलो मैं सवालों में उसका आंसर दूँगा अगर ज़रूरत पड़ती है तो। लेकिन मैं एक लास्ट मुद्दा बोल के मेरा बात बंद करूँगा, वो है कि 35,000 करोड़ हम वैक्सीनेशन के ऊपर खर्चा करने वाले हैं। तो अभी इसका आर्मी को क्या फ़ायदा है? अहो जी, बहुत फ़ायदा है क्योंकि जो सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें पूरी आर्म फोर्सेस को इसीलिए कि वो क्रिटिकल है देश की सुरक्षा के मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। तो इसलिए ये समझना कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या आया नहीं, कि मिडल क्लास को क्या मिला, रोड अच्छा मिला, रोड अच्छा होगा तो मिडल क्लास का ट्रैवलिंग और स्मूथ हो जाएगा। अगर रेलवे अच्छी हो जाएगी तो आपका ट्रैवलिंग और अच्छा हो जाएगा। अगर जॉब ज़्यादा क्रिएट होंगे तो ऑटोमैटिकली लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये फ़ायदे बहुत सारे होते हैं कि जब इकोनॉमी की साइज़ बढ़ती है, इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ती है, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इसलिए मैं अभी मेरी बातचीत बंद करने वाला हूँ और कुछ सवाल लेने की कोशिश करूँगा जो यहाँ पे चैट बॉक्स में आए हुए हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इनोवेटिव तरीके का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस मिनिस्टर, अर्थ मंत्री, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्होंने हमारा बजट बढ़ाया है। एक बात मैं बोलना भूल गया, वो है लीजिंग ऑफ इक्विपमेंट यानी कि शस्त्र खरीदने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाहिए, तो आपका खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के बदले जो नॉन ऑपरेशनल एरियाज़ है, वहाँ पे जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं, उनका इस्तेमाल करिए। वहाँ पे अपने खुद के एयर फ़ोर्स की इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है? जिसके लिए हम लीज़िंग कर सकते हैं, यानी कि विमान भाड़े पे ले सकते हैं। आपको ये समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि 1-2 कंपनीज़ है, ओला और उबेर नाम की, इनके बारे में तो आप सब जानते होंगे। उनके ना ड्राइवर है, ना उनके गाड़ी है, ना उनका कुछ ऐसा तो एक सॉफ्टवेयर है और वो आपको कम कीमत में टैक्सी प्रोवाइड कर देते हैं। एग्ज़ैक्टली वही कॉन्सेप्ट अभी आर्म फोर्सेस के लिए नॉन ऑपरेशनल एरियाज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेशनल एरिया में तो एयरफोर्स के ही विमान आने पड़ेंगे, लेकिन जो नॉन ऑपरेशनल एरियाज़ है, जहाँ पे काफ़ी मूवमेंट होती है, तो वहाँ पे इसका लीज़िंग का इस्तेमाल यानी कि भाड़े पे विमान ले लो क्योंकि मेंटेनेंस का खर्चा अपना नहीं होता। आपको जब तक चाहिए तब तक ही आप ओला हायर करते हो। जब नहीं चाहिए ओला को आप छोड़ देते हो। अगर आपकी खुद की कार होगी तो रोज़ वो 1 घंटा चलेगी और 23 घंटा खड़ी रहेगी। और जो आजकल के युवक हैं उनको पूछो, वो खुद की कार नहीं खरीदना चाहते। वो बोलते हैं हम जब ज़रूरत पड़ेगी तो ओला, उबेर या जो इस प्रकार की कंपनी होती है उनकी गाड़ी लेंगे। 22 घंटा हमारी खुद की कार खड़ा करने में क्या फ़ायदा है? तो इस प्रकार की यही इनोवेटिव जो आइडियाज़ है, इसका इस्तेमाल आर्म फोर्सेस में लीज़िंग के तौर पे होने वाला है, तो जिससे हमारी कीमत और कम होगी और आधुनिकीकरण ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ और कुछ सवाल लेता हूँ। साक्षी अग्रवाल जी बोल रहे हैं, जय हिंद। आप सबको जय हिंद। सतीश गरुड़ जी जय हिंद बोल रहे हैं। प्रफुल्ल खापरीकर जी जय हिंद बोल रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जय हिंद बोलना अच्छी बात है, लेकिन कुछ करना भी चाहिए। और क्या करना चाहिए? चाइनीज़ गुड्स के ऊपर बॉयकॉट करो। चाइनीज़ की कोई चीज़ मत लो। जिसके पास चाइनीज़ मोबाइल है, जिसके पास चाइनीज़ लैपटॉप है, उसके घर में एक चाइनीज़ गुप्तहेर काम कर रहा है। तो बी इंडियन, बाय इंडियन। रोहित भामे जी जय हिंद बोल रहे हैं। नवचंद्रन भट्ट जी हरिओम बोल रहे हैं। सर्वेश सिंह जी धन्यवाद बोल रहे हैं या तालियां बजा रहे हैं। साक्षी जी बोल रहे हैं कि वेरी इंफॉर्मेटिव। सर्वेश जी बोल रहे हैं वाई आर वी सर्वेश जी पूछ रहे हैं वाई आर वी नॉट इम्प्रूविंग आवर इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। मतलब सर्वेश जी पूछ रहे हैं कि हमारे देश में हम हथियार बना के कीमत क्यों कम नहीं करवा रहे? सर्वेश जी, आपका सवाल अच्छा है लेकिन जो प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली यही है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि हमारा जो सुखोई नाम का विमान है,
कुछ विमान हमने रशिया से डायरेक्टली लिए। अगर मुझे उसकी कीमत एक्यूरेटली याद होगी, तो वो 450 साढ़े 500 करोड़ के आसपास थी, जब हमने उनको रशिया से खरीदा। 550 करोड़ के आसपास तकरीबन, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यही सुखोई बाद में हमने एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनाने चाहे, तो परिणाम क्या हुआ? बन गया, लेकिन उसकी कीमत जो 550 करोड़ थी, वो 650 करोड़ हो गई। इतना ही नहीं, तो जो सुखोई एचएएल में बने, उनका एक्सीडेंट रेट ज़्यादा था। जो रशिया से आए, उनका एक्सीडेंट रेट कम था, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी इन्होंने एब्सॉर्ब करनी थी, वो नहीं कर पाए। और जो इनकी जो मेंटेनेंस यानी कि जो उनकी ऑफ रोड स्टेट थी, कि एक समय कितने विमान लड़ाई के लिए तैयार है, वो रशिया का ऑन रोड स्टेट अच्छा था, जो विमान रशिया से लाए थे, जो हमारे थे वो अच्छा नहीं था। तो जब हम कोई भी चीज़ आत्मनिर्भर भारत के नीचे बनाना चाहते हैं, तो इसमें कम से कम 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक, कीमत जो इम्पोर्ट से कम होनी चाहिए। 2, उसका जो सेफ्टी है, वो इम्पोर्टेड स्टफ से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और 3, उनकी जो अवेलेबिलिटी है, वो इम्पोर्टेड इक्विपमेंट से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अगर वो है, तो आत्मनिर्भर भारत अच्छा है। और इसीलिए अभी हम प्राइवेट सेक्टर के साथ काफ़ी कोऑपरेशन कर रहे हैं। और उसका मैं एक ही एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल देना ये बहुत ही ज़रूरत है। तो वो ये कि आपको पता है कि बोफोर्स के बाद हमारे पास कोई नया तोपखाना नहीं आया। तो इसके अंदर अभी एक गन बनी, कोरिया और जो हमारी भारत फोर्स नाम की कंपनी है, उन्होंने धनुष नाम की एक गन बनाई, जो एक वर्ल्ड क्लास गन है। मैं रिपीट करता हूँ, वर्ल्ड क्लास गन है, जिसे आर्मी ने एक्सेप्ट किया है। अभी केवल पैसा दे के वो लाने की ज़रूरत है। तो वो अभी शुरू हो गया है, क्योंकि आम तौर पे माना जाता है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कैपेबिलिटी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो अच्छी होती है। दूसरा, मैं एक और एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि हमारी जो कोस्ट गार्ड है, या जिसे भारतीय तटरक्षक दल बोला जाता है, उनमें उनको जो उनके जो बोट्स हैं, फास्ट पेट्रोल वेसल्स या इंटरमीडिएट पेट्रोल वेसल्स या एयर कुशन वेसल्स वगैरह, तो ये अ अ, जिस कीमत में लार्सन टोब्रो दे रही है, वो परदेश से ज़्यादा अच्छी है। और जो उन्होंने टाइम फ्रेम बोला है कि हम इस टाइम फ्रेम के अंदर देंगे, उसके वो पहले दे रहे हैं। तो उनकी एफिशिएंसी लार्सन टोब्रो की भी अच्छी है, भारत फोर्स की भी अच्छी है, और ऐसे काफ़ी अच्छे लोग हैं। तो मुझे भरोसा है कि ये जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करके, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमारी एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। इट इज नॉट प्राइवेट सेक्टर वर्सेस पब्लिक सेक्टर, कि देश की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, देश के हथियार ज्यादा अच्छे कैसे बनेंगे। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने वाला, वहां पे सभी वेपन्स ये प्राइवेट सेक्टर में ही बनते हैं। जो पब्लिक सेक्टर, वहां पे बिल्कुल कोई नहीं है। तो देखिए, प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी काफ़ी है, और ये बहुत लोगों ने देखी हुई है। तो मुझे भरोसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में ये कुछ अच्छा होगा। और लास्ट में अभी मैं रुकने वाला हूँ। मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ कि इस साल तो हमारी इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई है। लेकिन अगर आप जो अलग-अलग ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एजेंसीज़ है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, मूडीज़ है, बहुत सारी है, इन्होंने ये फ़ोरकास्ट किया है कि 2021 के बाद इंडिया की इकोनॉमी एशिया में नंबर 1 के ऊपर होगी, यानी कि हम चाइना के आगे जाएँगे, और उसके आगे तो उसके और आगे निकल जाएँगे। तो ऐसे होगा, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, उससे हमारा टैक्सेशन बेस बढ़ेगा, उससे हमारा डिफेंस बजट बढ़ेगा, जिससे हम इसके बाद भी चीन की पिटाई कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो या बातचीत अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करिए, फेसबुक पे ऊपर फॉलो करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए। मैं इसको यहाँ पर रुकता हूँ। नेक्स्ट 3 दिन के बाद हम फिर मिलेंगे